तो आप में से मैम ये रेडमी से कोई पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने रेडमी नाम से ज्वाइन किया है? आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली अपने आप को रीनेम कर लीजिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगा। ओके तो चलिए पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ AIEF, मैथ्यू सर इज नॉट हियर, ही इज हैविंग सम वर्क, तो उनके बिहाफ पर और मेरी तरफ से आई वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज के वेबिनार में। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओके लेट मी म्यूट एवरीवन। एक बार प्लीज वेट करिए सो दैट कि मैं आप सबको म्यूट कर पाऊं। एंड ओके पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सभी को म्यूट कर रही हूँ एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको अनम्यूट कर लूंगी, जहां पर हमारे क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो हमारा वेबिनार है, ये वेबिनार जो है इसका जो विषय है, इसका विषय है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है और हमारी जो हिंदी भाषा है उसको लेकर आजकल बहुत जो हम अध्यापक हैं या छात्रों में भी या और भी जो नागरिक हैं देश के, जब उनमें बात होती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और अधिकतर हिंदी भाषा जो है और अंग्रेजी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं वो बातें की जाती हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो हिंदी भाषा जो है उसे हर भाषा से ऊंचा दर्जा देने के लिए उसमें बदलाव लाए गए हैं। और कुछ जो लोग हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति से जो अंग्रेजी भाषा है उसे पछाड़ दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे मिथ्य हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं आज जिन पर हम बात करेंगे। हिंदी भाषा जो है उसका शिक्षण जो है वो किस प्रकार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जाए, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं आज की जो पीपीटी है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। एंड आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, अगर आप प्लीज अपना कैमरा जो है उसे ऑन कर पाए। रेस्ट चॉइस इज योर्स, बट इट लुक्स वेरी गुड जब हम एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि देखकर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी भाषा। आप देखिए, जब भी हम कोई कार्यशाला जो है या किसी वेबिनार का आयोजन करते हैं, क्या आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? बिकॉज आई गॉट अ मैसेज कि हम आपका प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर शेयर कर देती हूँ। जी, क्या आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? अस्मिता मैम, बिकॉज आपका कैमरा ऑन है, अगर आप मुझे थम्स अप करके बता सके कि क्या प्रेजेंटेशन विजिबल है। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा नई शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी भाषा। अब जब भी हम किसी वेबिनार का या किसी भी कार्यशाला का आयोजन करते हैं तो उस कार्यशाला से हम कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने ऐसे ही एक कार्यशाला जो है उसका आयोजन कर दिया और बिना किसी उद्देश्य से हमने उस कार्यशाला जो है उस कार्यशाला का आयोजन किया और उसे अटेंड भी कर लिया। तो हर कार्यशाला का, हर वेबिनार का एक उनका लर्निंग आउटकम जरूर होता है, सीखने के प्रतिफल जरूर होते हैं। तो आज के वेबिनार को अटेंड करने के बाद मुझे जो लगता है कि हमारे सीखने के प्रतिफल क्या होंगे, कि हम नई शिक्षा नीति का ज्ञान जो है उसे थोड़ा सा और बढ़ा पाएंगे, या आप कह सकते हो कि ज्ञान की पुनरावृत्ति कर पाएंगे।
हिंदी भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, खास करके नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। नई शिक्षा नीति के अनुसार हिंदी भाषा का शिक्षण कैसा हो, हिंदी भाषा को रोचक कैसे बनाए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी भाषा के सीखने के जो प्रतिफल हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको सिखाने का प्रतिफल क्या है, क्या प्रतिफल होने चाहिए या क्या प्रतिफल होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति से। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ये हमारे एक नए भारत का निर्माण होगा, क्योंकि देखिए किसी भी राष्ट्र का आप कह सकते हैं जो निर्माण होता है वो उसकी भावी या जो उसकी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उस पर निर्भर करता है। और युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो निर्भर करता है कि उसे शिक्षा किस स्तर की दी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो एक नए भारत का निर्माण है। नए भारत के निर्माण का सपना लेकर इस नई शिक्षा नीति जो है इसे प्रयोग में लाया गया है। अब देखिए, नई शिक्षा जो नीति है उसका निर्माण किया क्यों गया, क्योंकि देखिए शिक्षा तो हम पहले भी प्रदान करते थे, शिक्षण तो पहले भी हो रहा था, लेकिन फर्क कहाँ आया है कि अब हमें शिक्षण से सशक्त शिक्षण की ओर जाना है। एक आप कह सकते हैं, देखिए जब हमें अगर हमें किसी को कहना हो कि आपको पढ़ाना है, तो पढ़ाने का भी बहुत, पढ़ाने के भी स्तर होते हैं, शिक्षण के भी स्तर होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो बहुत सामान्य तरीके से शिक्षण देगा और वो कहेगा कि हाँ मैंने शिक्षा दे दी, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो बहुत अच्छे स्तर पर जाके अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। तो उनका जो शिक्षण होता है वो सशक्त शिक्षण होता है, जो एक सशक्त भविष्य का निर्माण करते हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए। तो हमें शिक्षण से सशक्त शिक्षण की ओर जाना है। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षण। समावेशी शिक्षण जो है हमारी नई शिक्षा नीति जो है उसका मूल आधार है। देखिए भाषाओं का प्रयोग करना ना करना वो बाद की बात है, लेकिन नई शिक्षा नीति का जो मूल आधार है, जो सबसे बड़ा चेंज आप कह सकते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में लाया गया है, वो है समावेशी शिक्षण। आपने देखा होगा पहले जो हमारे नियमित तौर पर जो हमारे विद्यालय होते थे, जिन्हें आप रेगुलर स्कूल्स कहते हैं, वहां पर सिर्फ आप कह सकते हैं उन बच्चों को दाखिला दिया जाता था जो बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ होते थे। आप कह सकते हैं कि विशेष जरूरतों वाले जो छात्र होते थे, जिन छात्रों को किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफिकल्टी होती थी, अगर लर्निंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हद तक होती थी और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते थे उन्हें सामान्य विद्यालयों में दाखिला नहीं दिया जाता था। उन्हें आप कह सकते हैं कि अलग करके रखा गया था और ऐसी मान्यता थी कि उनका जो दाखिला है उसके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं। लेकिन अब हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वहां पर इस चीज को आप कह सकते हैं कि ये माना गया है कि हर जो छात्र है उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें कोई कमी है, क्योंकि देखिए कमी हम सब में होती है। अब ये बात अलग है कि कुछ कमियां जो है वो हम आंखों से देख लेते हैं और कुछ कमियां जो है हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन कमियों के आधार पर ये कह देना कि एक बच्चा जो है वो विद्यालय में आ सकता है और दूसरा छात्र जो है वो विद्यालय में नहीं आ सकता है, ये बिल्कुल जो है वो सही नहीं था। और इसी चीज को हमारी जो आप कह सकते हैं सरकार ने अब बदलना चाहा है। अब हर एक जो छात्र है, चाहे उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं कहूंगी मैं कि उसका सीखने का स्तर अलग है या सीखने का तरीका चाहे उसका अलग हो, लेकिन वो जो छात्र है वो सामान्य स्कूल में जो है वो दाखिला ले पाएगा।
और अपनी जो शिक्षा है वो सामान्य आप कह सकते हैं कि बच्चों के साथ अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाएगा। उसके बाद देखिए, जी उसके बाद देखिए अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षण के अंतर्गत जो दो चित्र मैंने बनाए हैं, यहाँ पर जो मैंने चित्र लगाए हैं आप देख सकते हैं, किताब पकड़ के नीचे जो बच्चे खड़े हैं उन बच्चों में हर तरह का छात्र है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जेंडर का कोई आप कह सकते हैं लिंग का कोई भेदभाव नहीं है, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और आप देख सकते हैं विशेष जरूरतों वाले छात्र भी हैं। एक ही किताब के नीचे हर तरह का छात्र है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, चाहे उस छात्र में कोई विशेष उसकी कोई जरूरत है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ व्हील चेयर पर एक बच्चा बैठा है, एक लड़की है जिसे शायद लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक आप देख सकते हैं कि इसने एक स्टिक पकड़ रखा है, एक डंडी की सहायता से वो खड़ी है। तो इस तरह से जो है समावेशी शिक्षण जो है वो इसी तरह से होगा कि हमारी एक ही शिक्षा जो है प्रणाली के अंतर्गत हम हर छात्र को बराबर जो है वो आप कह सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल बराबर चांसेस दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए विद्यालय है जिसने अपने दोनों हाथों का प्रयोग किया है और वो दोनों हाथों से हर तरह के विद्यार्थी का खुले मन से स्वागत कर रहा है। अब देखिए हमारी जो नई शिक्षा नीति है, हमारी नई शिक्षा नीति दरअसल किन चीजों पर काम कर रही है, हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो चाहती क्या है, क्यों नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, ये मैं सारांश में नई शिक्षा नीति को थोड़ा सा इस पर बात कर रही हूँ, क्योंकि भाषा शिक्षण नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम तभी समझ पाएंगे जब हम नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ी बात कर सके, हम कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ एक मछली है, आप देख रहे हैं ये मछली आकाश में उड़ रही है। आप देखिए मछली और आकाश में उड़े ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो मछली जो है वो उसका आप कह सकते हैं उसकी क्षमता नहीं है, मछली में ईश्वर ने ऐसी क्षमता नहीं डाली है कि वो ऊंचे आकाश में उड़ सके। लेकिन हाँ कभी कभी हम जरूर ऐसी अपेक्षाएं अपने बच्चों से रख लेते हैं कि बच्चा जो है उसमें क्षमता तो चाहे एक मछली की तरह है, लेकिन वो आकाश में एक परिंदे की तरह हमें उड़ के दिखाए। तो आप देखिए हमें नई शिक्षा नीति हमें कहती है कि मछली से उड़ने की उम्मीद ना करें। देखिए यहाँ मछली जो है वो हमारा छात्र वर्ग है, हमारे छात्र वर्ग से आप ऐसी उम्मीदें ना करें कि जो छात्र की अपनी आप कह सकते हैं कि उसकी क्षमता में नहीं है। अब आप मछली से उड़ने की उम्मीद ना करें, और ये जो मछली है ये हमारे छात्र वर्ग को दिखा रही है, इस मछली की ही तरह हमारे छात्रों में भी अपनी क्षमताएं हैं, उनसे क्षमता के बाहर जाकर कार्य करने की उम्मीद रखना बिल्कुल जो है वो सही नहीं है, मान्य नहीं है। और ये अध्यापक का काम है कि वो छात्रों को उनके हुनर के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से जो उनमें हुनर है उन्हें निखारें, उन्हें निखारने में पूरा सहयोग दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो छात्र है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और हम उससे अपेक्षा करते हैं कि नहीं वो अपनी योग्यता से बिल्कुल अलग हटकर जो है वो अपनी क्षमता दिखाए, तो वैसा हो नहीं सकता है। उसके बाद हमारी जो नई शिक्षा नीति है आप यहाँ देख सकते हैं एक चित्र है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग रंगों के छोटे फूल हैं, बड़े फूल हैं, और आप देख सकते हैं कुछ फूल मुरझा गए हैं, कुछ फूल अभी खिलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कलियां हैं। तो हर तरह के फूल यहाँ है, और जो हमारा विद्यार्थी, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारा छात्र वर्ग है वो इन रंग बिरंगे फूलों की तरह है। प्रत्येक की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक रुचि है, हर फूल को एक ही विधि से उगाया नहीं जा सकता। देखिए इस चीज से तो हम सभी जो है वो मुझे लगता है कि जरूर हम इस चीज को मानेंगे कि जब कभी एक माली भी फूलों को उगाता है तो
एक सशक्त मालिक वही होता है, एक अच्छा श्रेष्ठ माली वही होता है जो जानता है कि उसे किस फूल को किस विधि से उगाना है, किस फूल को किस मौसम में उगाया जा सकता है और उसे किस तरह का वातावरण चाहिए, और वो फूलों को उसी प्रकार का वातावरण देता है और एक दिन फूलों के जो बीज हैं वो खिलखिलाते सुंदर फूलों में उगाते हैं। इसी प्रकार जो हम अध्यापक हैं, हमारा भी फर्ज है कि हम इसी माली की तरह अपने जो छात्र हैं उनकी अलग अलग जरूरतों को या उनकी विशेष जरूरतों को पहचाने और उसी के आधार पर उन्हें निखरने का, उन्हें सीखने का, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाएं ताकि वो अपनी खूबसूरती के साथ उभर कर आ सके, अपनी योग्यताओं में आगे बढ़ सके। जी, इसके बाद देखिए, अब हमारा जो आज का विषय है, हमारी आप कह सकते हैं कि जो मूल हमारा विषय है जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं, देखिए नई शिक्षा नीति में भाषा का प्रयोग। वैसे तो हम हिंदी भाषा जो है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सिर्फ हिंदी भाषा की बात करना यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति ने त्रिभाषाई सूत्र का प्रयोग किया है। अब ये त्रिभाषाई सूत्र जो है इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। आप सभी जानते होंगे और मैं जानती हूँ आप सभी भली भांति इस चीज से जो है वो परिचित भी होंगे, लेकिन हम एक बार पुनरावृत्ति जरूर करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो जाए, हम पॉलिश कर सकें अपने आप को। तो देखिए नई शिक्षा नीति और त्रिभाषाई सूत्र। आप देखिए ये जो चित्र है ये आपको दिखा रहा है कि नई शिक्षा नीति दरअसल भाषा के संदर्भ में किस प्रकार काम कर रही है। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चित्र में अलग अलग तरह के लोग हैं और तीन भाषाएं जो हैं उन्हें दिखाया गया है, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, और बीच में ये जो है कोई क्षेत्रीय भाषा है, ये कोई कहीं की रीजनल लैंग्वेज है। तो आप देखिए अब हमें देखना ये है कि ये त्रिभाषाई सूत्र जो है ये काम किस प्रकार कर रहा है, ये क्या कहता है, और हिंदी में हिंदी का जो स्थान है त्रिभाषाई सूत्र में वो कहाँ है। क्योंकि पिछले वेबिनार के फीडबैक में बहुत से जो आप में से अध्यापक थे या जो प्रतिभागी थे उन्होंने मुझे फीडबैक में ये लिखा था कि मैम एक बार हमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो कराइए, इसीलिए इस वेबिनार में मैंने इसी विषय को लिया है। तो देखिए अब हम बात करते हैं त्रिभाषाई फॉर्मूला, त्रिभाषाई सूत्र की। देखिए त्रिभाषाई सूत्र कहता है कि जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को, जब हम स्कूलों में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो जो प्रथम भाषा रहेगी, जो हमारी आप कह सकते हैं प्रायोरिटी रहेगी, लैंग्वेज की जो प्रायोरिटी रहेगी, जो हमारी पहली भाषा रहेगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रहेगी, खासकर प्राथमिक वर्ग पर, कक्षा पहली से पांचवी तक, और हाँ अगर हम चाहें कक्षा आठवीं तक हम इसका अनुसरण कर सकते हैं। तो हमारी सरकार जो है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार कहती है कि प्रथम जो भाषा है वो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा ही रहेगी। दूसरी भाषा, देखिए हर एक जो राज्य है उसे तीन भाषाओं का जो प्रयोग है वो अपनी शिक्षा प्रणाली में करना है, और त्रिभाषाई जो सूत्र है, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, वो छात्रों की समझ को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि आज मान लीजिए जैसे मैं अपने विद्यालय में पढ़ा रही हूँ और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास कोई ऐसा छात्र आ जाता है जिसके अभिभावक मुझसे कहते हैं कि मैम हम तमिलनाडु से आए हैं और हम पहली बार मैम जम्मू में पहली बार हमारे बच्चे ने स्कूल में दाखिला लिया है, मैम इसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती।
तो मैम इसको लैंग्वेज का बहुत इश्यू रहेगा, प्लीज आप कोऑपरेट करिएगा। आप देखिए वहां हमें क्या करना है, वहां हमारा ये जो त्रिभाषाई सूत्र है ये हमें मदद करेगा। क्योंकि देखिए पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी, हम उसमें क्या करते थे, हम उसमें हमेशा यही कहते थे कि देखिए आप देखिए हम लोकल लैंग्वेजेस यूज नहीं कर सकते, हम क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे को हिंदी सिखाइए, हम तो हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि हम तमिल बच्चे को कक्षा में बोलना अलाउ नहीं कर सकते। बहुत से विद्यालयों में आप सब भी इस बात से जरूर जो है वो इस बात को मानेंगे कि ऐसा विद्यालयों में अक्सर होता है। लेकिन आप देखिए अब क्या है, अब यदि मेरे पास कोई तमिलनाडु से बच्चा आता है और वो कहता है कि उसके अभिभावक कहते हैं कि मैम इसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, तो मेरी कोशिश क्या होगी, यदि मुझे तमिल नहीं आती है, देखिए अब क्योंकि मैं जम्मू क्षेत्र से हूँ, जम्मू से हूँ, तो मुझे तमिल नहीं आता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कोई बात नहीं, अगर प्राथमिक स्तर पर मैं उस छात्र को कोशिश करूं किसी तरह से तमिल भाषा के कुछ शब्द जो है वो सीख कर बच्चे को थोड़ा सा अपने साथ कंफर्टेबल कर सकूं, या मैं कोई और अगर ऐसा शिक्षक है जो तमिल भाषा जानता है, या किसी तरीके से मैं तमिल भाषा को कुछ हद तक सीख सकूं, या किसी भी तरीके से अगर मैं उस छात्र की मदद उसकी क्षेत्रीय भाषा में कर पाऊं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अमान्य है या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा करना होगा। यदि एक छात्र जो है वो बिल्कुल नया है एक भाषा के साथ, तो मैं उसे उसकी क्षेत्रीय भाषा में समझा सकती हूँ या फिर मातृभाषा का प्रयोग कर सकती हूँ। अब कई छात्र होते हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं। आप मान लीजिए अगर मैं अंग्रेजी में कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा, अब मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, मेरा जो बच्चा है वो नहीं समझ पा रहा है कि मैम क्या पूछ रही हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास बच्चे हर तरह के घरों से आते हैं, कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता दोनों पढ़े लिखे नहीं होते हैं, घर का वातावरण ऐसा होता है जहां अंग्रेजी में कभी एक शब्द नहीं बोला गया होता है। तो वहां अगर मैं ये सोचकर चलूं कि मुझे तो सिर्फ अंग्रेजी बोलते जाना है, अब बच्चे का काम है कि वो समझे और माता पिता का काम है कि वो समझाएं, तो ये मेरी गलत सोच है। नई शिक्षा नीति कहती है कि अगर बच्चा अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसे हिंदी में समझाऊं, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग मैं प्राथमिक स्तर पर जरूर कर सकती हूँ बच्चे के संशय दूर करने के लिए या उसकी समझ को बढ़ाने के लिए। तो देखिए पहली भाषा जो है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रहेगी, और उसके बाद उसके बाद जो दूसरी भाषा रहेगी, अब दूसरी भाषा कौन सी रहेगी, देखिए दूसरी भाषा कौन सी रहेगी, हिंदी भाषी राज्यों में जहां पर हिंदी बोली जाती है उन राज्यों में कोई और आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। देखिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी क्यों नहीं, कोई और भारतीय भाषा या अंग्रेजी क्यों, क्योंकि देखिए हमें भाषा सीखनी है। जहां पहले से ही हिंदी बोली जा रही है वहां हम आगे भी हिंदी का ही अनुसरण करते जा रहे हैं, तो वहां हमने तीसरी भाषा तो सीखी ही नहीं, दूसरी भाषा तो सीखी ही नहीं। लेकिन नई शिक्षा नीति कहती है कि हर राज्य 3 भाषाओं के साथ अपनी शिक्षा प्रणाली में काम करेगा। तो देखिए हमें जहां हिंदी, जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है वहां हमें किसी अन्य आधुनिक, हिंदी तो वहां प्रयोग में लाई ही जाएगी, लेकिन दूसरी भाषा के रूप में किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का प्रयोग या अंग्रेजी का प्रयोग दूसरी भाषा के रूप में किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा राज्य है जहां हिंदी नहीं बोली जाती, वहां पर हम दूसरी भाषा का दर्जा हिंदी को देंगे या अंग्रेजी को देंगे। अब ये पूर्णतः राज्यों पर निर्भर करता है कि वह कौन सी भाषा को अपनाना चाहते हैं।
तीसरी भाषा के रूप में देखिए जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ पर अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी, या फिर गैर हिंदी भाषी जो राज्य है वहां पर अंग्रेजी या एक और आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो देखिए अगर आप सार में कहें, सारांश इसका ये है कि नई शिक्षा नीति कहती है कि आप एक भाषा चाहे कोई भी प्रयोग करें, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसमें एक भाषा चाहे आप कोई भी प्रयोग में लाएं, लेकिन 2 भाषाएं भारत समुदाय की भाषाएं होनी चाहिए। 2 भाषाएं जरूरी है कि भारतीय भाषाएं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 फॉरेन लैंग्वेजेस ले लिए और एक भारतीय भाषा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 भाषाएं जो है वो मूल रूप से जरूरी है कि भारतीय भाषाएं हो, और उनमें से एक मातृभाषा और एक क्षेत्रीय भाषा कोई भी हो सकती है, और जो तीसरी भाषा है आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो निर्णय है पूर्णतः राज्य सरकारों पर है। उसके बाद देखिए मैं अगली स्लाइड आपसे शेयर करूं। देखिए अब क्या त्रिभाषाई सूत्र की आवश्यकता हिंदी भाषा को हर भाषा से ऊंचा दिखाने के लिए की गई या फिर अंग्रेजी को पछाड़ने के लिए की गई? तो देखिए दोनों का जवाब ना है, नहीं, क्योंकि कोई भी शिक्षा जो प्रणाली है वो खास करके जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो कभी भी किसी को पछाड़ने के लिए या किसी को ऊंचा उठाने के लिए अपने अंदर जो है वो आप कह सकते हैं बदलाव नहीं लाती है। बदलाव हमेशा लाया जाता है शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिए। हम सभी जानते हैं अंग्रेजी जो है वो विंडो लैंग्वेज है। अंग्रेजी जो है वो ऐसी भाषा है जो आज छात्रों को आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे विश्व में जो अंग्रेजी है उसका बोलबाला है। तो हम अंग्रेजी को पछाड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, और हिंदी भाषा को दूसरी भाषाओं से ऊंचा दिखाने के लिए भी त्रिभाषाई सूत्र की आवश्यकता नहीं थी। अब बात आती है कि त्रिभाषाई सूत्र को अपनाया क्यों गया, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया क्यों गया? देखिए ये भाषा, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप सब भाषा के शिक्षक हैं तो आप सभी ये मानते होंगे कि जो भाषा सीखना है वो बच्चे के संज्ञात्मक विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब संज्ञात्मक विकास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप में से अगर कोई हिंदी भाषा का शिक्षक नहीं भी है तो वो इस तरीके से समझ लें कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भाषा सीखने के लिए बहुत भाषा जो है वो भाषा सीखना बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञात्मक विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और उद्देश्य देखिए, मेन उद्देश्य, मूल जो उद्देश्य क्या है कि भारत क्योंकि बहुभाषी राष्ट्र है, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, और कई भाषाएं ऐसी भी हैं जो जैसे अंग्रेजी है, तो बहुत अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो बहुभाषीयता को और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दरअसल नई शिक्षा नीति में त्रिभाषाई सूत्र की आवश्यकता को महसूस किया गया, ताकि जो अलग अलग राज्य हैं वो एक दूसरे के भाषा के द्वारा एक दूसरे के और अधिक संपर्क में आ पाए और एक दूसरे से और अधिक बातचीत को बढ़ा पाए। अब देखिए त्रिभाषाई सूत्र का विरोध भी किया गया है। अब देखिए ये सब जो चर्चा मैं आपसे कर रही हूं ये इसीलिए क्योंकि अंत में हम कंक्लूजन निकालेंगे क्या कि हिंदी भाषा का जो है वो क्या स्थान है हमारी नई शिक्षा नीति में, जो कि हमारा आज का विषय है। तो देखिए जो दक्षिण भारत के राज्य है जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, इन्होंने हिंदी भाषा को अपने स्कूलों में अपनाने से इनकार किया है, और तो और किसी भी हिंदी भाषी राज्य ने दक्षिण भारत की भाषाओं को अपने विद्यालयों में स्वीकृति नहीं दी है। माफ कीजिएगा, यहाँ स्वीकृत किया है लिखा है, अब मैं यहाँ नहीं लिखना, ये गलती से छूट गया है, तो आप प्लीज इसे इसके लिए मुझे माफ करिएगा।
स्वीकृत नहीं किया है। आप देखिए, अब जैसे अगर हमारे जम्मू के स्कूल हैं तो यहाँ हम तमिल में अभी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जिस प्रकार दक्षिण भारत के राज्यों ने जो है वो हिंदी भाषा को नहीं अपनाया है अपने विद्यालयों में, शिक्षा प्रणाली में, उसी प्रकार अभी हिंदी भाषी राज्यों में भी दक्षिण भारत की भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। एजुकेटर्स, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर ये मीटिंग ओवर हो जाती है आप सेम लिंक पर वापस क्लिक करके रीज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए, अब बात ये आती है कि अस्वीकृति, विरोध और संसाधनों की कमी। अब देखिए, संसाधनों की कमी कैसे कह सकते हैं। आप अगर दक्षिण भारत देखिए, दक्षिण जो मान लीजिए तमिलनाडु में हमेशा से तमिल और अंग्रेजी का बोलबाला रहा है। आज अगर दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी को आप कह सकते हैं कि कंपलसरी कर दिया जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि वहां के जो अध्यापक हैं वो स्वयं ही हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो छात्रों को हिंदी कैसे कराएंगे। जो शिक्षा प्रणाली है वो पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं दक्षिण भारत में आप कह सकते हैं कि हिल सकती है या तहस नहस हो सकती है, क्योंकि वहां पहले अध्यापकों को स्वयं हिंदी सीखनी पड़ेगी और अध्यापक जो है इतनी जल्दी एक नई भाषा को उन्हें भी सीखने में थोड़ा समय चाहिए होता है। और विद्यार्थियों से ये उम्मीद रखना कि विद्यार्थी 1 साल में या 2 साल में एक भाषा को शुरू से लेके अंत तक सीख लें, ये बहुत जो है आप कह सकते हैं कि बहुत गलत अपेक्षा है। तो इन्हीं तथ्यों को लेकर या इन्हीं बातों को लेकर जो है विरोध हुआ है, संसाधनों की कमी है इस तरह से। इसलिए अब ऐसे निर्देश हैं कि किसी भी भाषा को किसी भी राज्य पर बलपूर्वक लागू नहीं किया जाएगा। किसी भी, हालांकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषाई सूत्र जो है उसे फॉलो जरूर किया जाएगा, उसे शिक्षा प्रणाली में फॉलो जरूर किया जाएगा, उसका अनुसरण जरूर किया जाएगा, लेकिन ये पूर्णतः राज्यों पर निर्भर करता है कि वो किस भाषा को अपनी जो शिक्षा प्रणाली है, किन 3 भाषाओं को अपनी शिक्षा प्रणाली में रखना चाहते हैं। हालांकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो केवल 2 भाषाई सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, वहां सिर्फ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो यूज हो रहा है। तो देखिए, अब निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी एक भाषा का कोई विशेष स्थान जो है वो तय नहीं किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं को छात्रों की समझ को बढ़ाने और उनके संशय को दूर करने के लिए प्रयोग करने का प्रावधान है। अगर शिक्षक चाहें तो ऐसा कर सकते हैं छात्र की जरूरतों के हिसाब से। अंग्रेजी का प्रयोग नियमित होता रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो हमारी विंडो लैंग्वेज है, वो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मातृभाषा यानी कि हिंदी और या फिर उस पर्टिकुलर, उस एक आप कह सकते हैं कि निर्धारित जो क्षेत्र है उसकी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया है। 3 भाषाओं को सीखना या न सीखना, शिक्षा प्रणाली में प्रयोग करना राज्यों का अपना निर्णय होगा, जब तक कि उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली 2 भाषाएं भारत के मूल निवासियों की भाषा हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है कि अंग्रेजी को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी को उस राज्य में 3 भाषाई फॉर्मूला जो है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा जहां पर 2 जो भाषाएं हैं वो भारत मूल निवासियों की भाषाओं के रूप में प्रयोग नहीं की जा रही होंगी। तो अब हम आते हैं हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार कैसा हो भाषा का शिक्षण। ये तो थी अभी हमारी हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, नई शिक्षा नीति के आधार पर हिंदी भाषा की स्थिति क्या है वो आपको पता चल गया। अब हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार कैसा हो भाषा का शिक्षण।
हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो हिंदी भाषा का जो शिक्षण है वो किस आधार पर चाहती है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसके महत्वपूर्ण बिंदु, जिनमें आप कह सकते हैं बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है भाषा के उच्च क्रम कौशलों का विकास, रटंत्र प्रणाली को जड़ से खत्म करना और प्रयोगात्मक शिक्षण पर बल देना, भाषा का समावेशी शिक्षण, सीखने के प्रतिफल और कला समेकित शिक्षण। एजुकेटर्स, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हमारा इस मीटिंग का जो समय है वो पूरा हो चुका है। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर आप दोबारा जो है इसी मीटिंग लिंक पर जो है वो क्लिक करके रीज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Okay, so let us start again. Okay, educators, can you please confirm? आप confirm कर पाएंगे एक बार मुझे कि क्या आप presentation देख पा रहे हैं? क्या आप presentation देख पा रहे हैं? Okay, thank you so much, Asmita ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके, तो चलिए आप देखिए, भाषा के जो उच्च क्रम सोच कौशल हैं, उनका विकास, जिन्हें कि हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। उसके बाद रटंत्र जो प्रणाली है, जो रोट लर्निंग है, उसे जड़ से खत्म कर कैसे एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कैसे हम प्रमोट करेंगे, भाषा का समावेशी शिक्षण, जो आप कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सिस्टम, सीखने के प्रतिफल, हमारे लर्निंग आउटकम्स, कला समेकित शिक्षण, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो ये जो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें क्या करना है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें हिंदी भाषा शिक्षण में इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। देखिए, बाकी शिक्षण में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, या शिक्षा प्रणाली जो है पर्टिकुलरली, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर बहुत बदल नहीं गई है, लेकिन शिक्षा देने का जो तरीका है उनमें कुछ कुछ जो चीजें हैं उन्हें और अधिक उन पर बल दिया गया है, उन्हें और अधिक जो आप कह सकते हैं सुदृढ़ रूप से प्रयोग करने पर बल दिया गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले उच्च क्रम सोच कौशल, जो हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, उनका विकास क्यों जरूरी है और किस प्रकार किया जाए। आप देखिए, जो हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, आप सभी जानते हैं कि आजकल जो 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली है, 21वीं सदी जो चल रही है, आजकल जो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी मतलब जो बहुत तेजी से कार्य करती है, जो एक क्लिक पर जो है वो छात्र को हर एक प्रश्न का उत्तर दे देती है। लेकिन देखिए, आप ऐसे समय में, ऐसी 21वीं सदी में अगर जो छात्र हैं उन्हें अपने आप को एक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में एडजस्ट करना है जहां की उनको ग्लोबल जो है ग्लोबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं, या फिर उनको एक आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच भी मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, वहां उस लेवल तक जाने के लिए, उस स्तर तक जाने के लिए जो छात्र है, यदि वो सामान्य रूप से सोचेगा या सामान्य रूप से कार्य करेगा, सामान्य शिक्षण के अंतर्गत अगर उसे पढ़ाया जाएगा, तो वो जो छात्र है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। आजकल के छात्रों को हर चीज बहुत उच्च स्तर की चाहिए। तो हमारे जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, जो उच्च क्रम सोच कौशल है, उनका विकास छात्रों में होना बहुत अधिक आवश्यक है। आप देखिए, ये होगा कैसे, और अगर ऐसा हुआ उससे छात्रों में क्या जो चीजें हैं उनका विकास होगा। सबसे पहले देखिए,
अब ये जो चीजें हमने लिखी है, उच्च क्रम सोच जो कौशल है वो इन चीजों को बढ़ावा देता है और इन्हीं चीजों के प्रयोग से उच्च क्रम जो सोच कौशल है उसका विकास होता है। तो दोनों तरह से जो ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर पॉइंट्स, इनका हम प्रयोग करते हैं। देखिए रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चे को हम जितनी ज्यादा रचनात्मकता वाली चीजें देंगे, जितना ज्यादा हम उनको क्रिएटिव वर्क देंगे, उनके जो थिंकिंग स्किल्स हैं, जो उनका सोच कौशल है, जो उनका चिंतन कौशल है, वो उतना और अधिक ऊपर स्तर पर जाएगा। बच्चा जो है उसे हम ऐसे ऐसी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स दें, उसे ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस दें कि जिसमें बच्चा जो है वो इंसाइट कर सके, अंतर्दृष्टि के का प्रयोग करके काम कर सके, वो ये जान सके कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा तो उसमें किन चीजों में मुझे लाभ होगा या क्या चीजें मैं साथ में और कर पाऊंगा। तो अंतर्दृष्टि के रूप से, रचनात्मकता के रूप से जो छात्र है वो उच्च क्रम जो कौशल है उनका विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, कल्पना शक्ति। छात्रों को ऐसा कार्य दीजिए जिसमें छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास हो। आप देखिए, कोई भी, मान लीजिए आप बच्चों को कोई कहानी सुना रहे और आपने छात्रों को कह दिया कि ठीक है, आपने कहानी का अंत तक कहानी सुनाई, अब आप छात्रों को कहिए ठीक है, अब आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करिए और इस कहानी का अंत बदल के बताइए, इस कहानी का एक नया अंत बनाइए और फिर कहानी सुनाइए, या इस कहानी को अपने शब्दों में, इस कहानी में और एक कहानी जोड़ो और दो कहानियों के जोड़ से एक कहानी बनाकर सुनाओ। तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो कल्पना शक्ति का, इमेजिनेशन का जो है वो प्रयोग करेगा, उसे सोचना पड़ेगा, वो अपनी इमेजिनेशन लगाएगा, वो कल्पना करेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो और कैसा हो सकता। देखिए, इससे भी बच्चे के हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। और अगर आप कल्पना शक्ति के कार्य जो, अगर आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं, तो आप कल्पना शक्ति के कार्य कराइए। और अगर आप कल्पना शक्ति के कार्य जो है वो गतिविधियां करा रहे हैं, उससे बच्चे के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है इंप्रूव हो रहे हैं। देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, उच्च क्रम सोच कौशल का विकास कैसे किया जाए, या फिर रचनात्मकता की गतिविधि से उच्च क्रम कौशल का विकास। दोनों तरीकों से आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, समस्याओं को सुलझाना। आप बच्चों को, वही जो मैंने पहले आपसे कहा कि अंतर्दृष्टि और समस्या को सुलझाना दोनों एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। चर्चा को विस्तृत करें। आपने एक चीज पर चर्चा शुरू की, एक विषय पर, और छात्रों को कहा कि अब आप इस चर्चा को और विस्तार करो, इस चर्चा पर, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, विषयों और उप विषयों का संबंध स्थापित करिए। आप एक विषय को दूसरे विषय से कैसे जोड़ सकते हो। एक आपने मान लीजिए विषय ले लिया, कोई भी विषय, आपने रंगों के नाम ले लिए, ठीक है, और फिर आप छात्रों को कहिए ठीक है, रंगों के नाम को आप हिंदी भाषा से कैसे जोड़ोगे, अंग्रेजी से कैसे जोड़ोगे, ईवीएस से कैसे जोड़ोगे, या फिर किसी और भाषा से कैसे जोड़ोगे। तो ये सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषा से जोड़ना है या विषयों से जोड़ना है, आप किसी और वस्तु से भी जुड़वा सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि अध्यापक होकर आप विषयों और उप विषयों का संबंध कैसे स्थापित करते हैं। रटने और समझने की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करिए। आप देखिए, छात्रों को जरूर पता, लेकिन ये आप उनको बोलकर नहीं बता सकते कि बेटा आपने रटना नहीं है, आपने समझना है। आपको ऐसी गतिविधि लेनी पड़ेगी जिससे कि छात्र समझ पाए कि अच्छा, रटना नहीं है, मुझे समझना है। समझने से जो है, क्योंकि देखिए रटने से बच्चा जो है वो सोचेगा नहीं, उसका जो सोच कौशल है, जो चिंतन कौशल है, वो कभी भी आप कह सकते हैं विकसित नहीं होगा। लेकिन समझने से उसका चिंतन कौशल जो है वो विकसित होगा, उसके उच्च क्रम कौशल का विकास होगा। तो इस प्रकार जो है हमें
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये कहा गया है कि बच्चों के उच्च क्रम सोच कौशल पर हमें जरूर जो है वो कार्य करना है और कोशिश करनी है कि हर एक विषय में हम ऐसी गतिविधि या ऐसे प्रश्न कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे कि छात्रों के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हैं उनका विकास हो। उसके बाद देखिए भाषा शिक्षण को रुचिपूर्ण कैसे बनाएं। देखिए हम बड़े भी जब कोई कार्य करते हैं तो हम जो है वो उस कार्य में तब तक रुचि नहीं लेते जब तक हमें, मान लीजिए अगर हमें बिठा दिया है और हमें बोला गया है कि बस आपको ये देखना है या आपको ये सुनना है, तो वो जो चीज है वो उतना अधिक रुचिपूर्ण नहीं होगी यदि अगर ऐसा किया जाए कि हमें उस कार्य को करने में जो है हमें हमारा योगदान लिया जाए। तो आप उसी प्रकार छात्रों को भी प्रयोगात्मक शिक्षण, एक्सपीरियंशियल लर्निंग देंगे। आप देखिए कोई भी विषय पढ़ाने से पूर्व उस विषय से संबंधित हमें कोई ना कोई प्रयोग अवश्य ऐसा करवाना है कि छात्र जो है वो विषय के शुरू होने से पहले ही विषय को समझ जाए और अपने जो अनुभव है, आप कह सकते हैं स्वयं अनुभव की विधि से वो विषय की समझ को हासिल कर पाए। विषय संबंधित हमें ऐसा वातावरण जो है उपस्थित करवाना है कि छात्र जो है अधिकतर समय तक सक्रिय रहें, वो काम करते रहें, वो इन्वॉल्व रहें, एंगेज रहें। छात्रों को स्वतंत्रता से अपने भाव, इच्छाएं या अभिव्यक्तियां, किसी भी तरह की उनकी अभिव्यक्ति जो है वो प्रस्तुत करने के लिए हमें उन्हें स्वतंत्रता देनी है। उन्हें वो आप कह सकते हैं वातावरण वैसा उन्हें जो है उपलब्ध करवाना है ताकि वह शिक्षण का उद्देश्य प्रयोजन तो समझ ही पाए लेकिन संरक्षण के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। वो अपने स्वयं अनुभव से सीख चुके होंगे, उन्हें दोबारा किसी दूसरे से सुनने में या दूसरे से समझने में अपने आप को निर्भर नहीं रखना पड़े। तो आप देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं क्योंकि दरअसल शिक्षक ऐसा, बहुत से शिक्षक ऐसा मानते हैं कि जो अनुभव, जो स्वयं अनुभव है वो ज्यादातर साइंस में, विज्ञान में होते हैं या मैथमेटिक्स में होते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा है ऐसा सोचा जाता है कि हिंदी भाषा में कौन से प्रयोग हम करवा सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर हम एक उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई भी गतिविधि, मान लीजिए आज मैंने कक्षा में वर्षा जो है मुझे वो वर्षा विषय मुझे पढ़ाना है या फिर पानी, जल विषय मुझे पढ़ाना है। अब हम प्रयोगात्मक शिक्षण कैसे करें? देखिए हमें प्रयोगात्मक शिक्षण मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें बच्चे खुद एक्सपीरियंस करें। आप बच्चों को गतिविधि करा सकते हैं कि ठीक है, मान लीजिए जैसे आप सब भी यहाँ हैं और मान लीजिए अगर एक अध्यापिका होने के नाते मैं जल जो विषय है वो आपको पढ़ा रही हूँ। आप देखिए एक गतिविधि हम कर सकते हैं, ये 2 उंगलियां हैं और ये जो है हाथ है। अब आप बच्चों से कह सकते हैं, देखिए इस तरह से मैं एक गतिविधि आपको बता रही हूँ। आप सब अध्यापक हैं और मैं जानती हूँ आप सब बहुत ज्ञानवर्धक हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास। आप ऐसी बहुत सी गतिविधियां बच्चों को करवा सकते हैं अपने विषय से संबंधित। तो अगर मैं जल या वर्षा ले रही हूँ, मान लीजिए मैं जल के स्रोत ले रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने छात्रों को कहूंगी कि ठीक है 2 उंगलियां लो और सब ऐसे करेंगे, सब आवाज आनी चाहिए। आप देखिए एक कक्षा में एक छात्र तो नहीं होगा, कम से कम आपकी कक्षा में 10, 15, 20, 25 छात्र अवश्य होंगे। अब अगर आप चाहें तो ये प्रयोग अपनी कक्षा में करके देख सकते हैं। देखिए जब 15 से 20 छात्र जो हैं वो एक साथ ये करेंगे तो आवाज कैसी आएगी? जो आवाज आएगी, अब आप देखिए इस एक गतिविधि से आपने छात्रों के कौन कौन से कौशल का विकास किया? श्रवण कौशल, आप क्या कर रहे हो, आवाज कैसी आ रही है, छात्र सुन भी रहे हैं। उसके बाद छात्र क्रिया भी कर रहे हैं।
छात्र अपने अपने हाथों का प्रयोग करके क्रिया भी कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं अनुभव ले रहे हैं। अब आप छात्रों से कहेंगे, आप मुझे बताओ ये जो आवाज आपको सुनाई दी ना, इस आवाज को सुन के आपके मस्तिष्क में क्या आ रहा है? कहाँ सुनी है ऐसी आवाज? आप यकीन मानिए जब 20 से 25 बच्चे ये आवाज निकालेंगे ना, तो सभी छात्र बोलेंगे कि मैम ऐसी आवाज हमने सुनी है जब बच्चे क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे मैम जब बारिश होती है ना, तब ऐसी बहुत आवाज आती है। आप देखिए जैसे ही बच्चा बारिश पर पहुंचा ना, आप अपने विषय के पास आ गए, क्योंकि आपको एक जो कहते हैं ना कि एक जो पॉइंट आपको एक बच्चे से मिल गया, बारिश या वर्षा। अब आप बच्चे से कहिए वाओ वेरी गुड, आपने कहा कि ऐसी आवाज तब भी आती है जब वर्षा होती है, बूंदों की आवाज आती है। तो ठीक है, अब आप सबने वर्षा देखी है, तो बताइए वर्षा जब होती है तो हर तरफ क्या हो जाता है? मैम हर तरफ पानी हो जाता है। वेरी गुड, इसका मतलब वर्षा हमें क्या देती है? पानी। तो देखिए अगर आप पानी के स्रोत, जल के स्रोत के, हमें जल कहाँ कहाँ से मिलता है, अगर आपका ये जो विषय है आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए और कहाँ कहाँ पानी देखने को मिलता है। देखिए एक गतिविधि, सिर्फ एक ऐसा स्वयं अनुभव और आप स्वयं अपने विषय तक पहुंच जाएंगे। आपको बच्चों को विषय बताना ही नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे एक एक करके आपको विषय के नजदीक लेते जाएंगे और आप अपने छात्रों को विषय के नजदीक ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपका प्रयोगात्मक शिक्षण भी हो गया। आपने एक ऐसी गतिविधि करवाई बच्चों से जिसमें कि बच्चों ने स्वयं अनुभव लिया, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एंजॉयमेंट हुई, एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हो गई। आप कह सकते हैं कि जो कक्षा में हमेशा एक ही तरह का वातावरण बना रहता है, वो वातावरण टूटता है बच्चे जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका जो शिक्षण है वो रुचिपूर्ण बनता है। देखिए हमें भी, अगर अभी मैं आप सबसे कोई गतिविधि करने को बोलूं, आप बहुत अधिक जो है वो रुचि से उस गतिविधि को करेंगे। तो इसी प्रकार जो बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत अधिक रुचि रखते हैं जब उन्हें स्वयं अनुभव करने को मिलता है। तो आप जो है वो स्वयं अनुभव बच्चों से कराएं, प्रयोगात्मक शिक्षण करवाएं। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा आप कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में जो दूसरा एक बड़ा आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि निर्णय जो हिंदी जो नई शिक्षा नीति में लिया गया है, हालांकि ये हम पहले भी करवाते थे, कला समेकित शिक्षण ये हम पहले भी करवाते थे, लेकिन अब जो है आप कह सकते हैं कि फॉर्मली हमारी शिक्षा नीति जो है उसमें इसे डाल दिया गया है। पहले भी हम शिक्षक जो हैं वो छोटे बच्चों को खासकर गतिविधियां जरूर करवाते थे, लेकिन अब तो ये आप कह सकते हैं जरूरी हो गया है, करवाना ही करवाना है। ऐसा चाहे आप एक कक्षा में 10 उपविषय ले रहे हैं या आप जितने भी, देखिए कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कक्षा में एक पाठ ले रहे हैं, आपको उस पाठ से संबंधित कला समेकित जो गतिविधि है वो करवानी ही करवानी है, दूसरे पाठ से संबंधित भी करवानी है। और ये जो है ये जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक पाठ में करवा दी और दूसरे पाठ में आपने छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए जो कला समेकित जो शिक्षण है उसका, उसे आप कह सकते हैं कि वो रचनात्मक और आनंददायक अधिगम है बच्चों के लिए। कला समेकित जो अधिगम है और जो हिंदी में गतिविधियां हैं और परियोजना कार्य जो है उसका प्रारूप कैसा हो, इस चीज पर अभी हम बात करेंगे। और सीखने में कठिनाई को दूर करने में कला समेकित गतिविधियां जो है उनका क्या लाभ है। जो चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स हैं, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, उनको कला समेकित गतिविधियों से क्या लाभ है,
उस पर हम चर्चा करेंगे, खास करके हिंदी भाषा शिक्षण में। तो देखिए, जो केंद्रीय जो हमारी शिक्षा बोर्ड की जो नीति है, वो कहती है कि जो ज्ञान है उसे हमें बाहरी जीवन से जोड़ना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हिंदी जो, जब हम हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं वो सिर्फ किताब तक ही रह गया, हमें उसे बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। हमें शिक्षा को रटंत्र प्रणाली से मुक्त रखना है। जो हमारी पाठ्यचर्या है, जो पाठ्य पुस्तक है, उस तक केंद्रित नहीं रहनी चाहिए। कक्षा को गतिविधियों से हमें जोड़ना है और लचीला बनाना है। शिक्षा से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना है। देखिए, भाषा शिक्षक जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि वो छात्र जो है उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं, जो बातचीत है, शब्दों, उचित शब्दों का प्रयोग, कहाँ किन शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, वो सिखाना भाषा शिक्षकों का काम है। तो भाषा जो शिक्षण है, भाषा जो शिक्षक है, वो प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करें। छात्रों में स्वतंत्र रूप से तर्क करने का कौशल होना चाहिए। व्यक्तिगत राय बनाने में जो छात्र हैं वो सक्षम होने चाहिए। देखिए, नई शिक्षा नीति कहती है कि हिंदी भाषा का जो शिक्षण है, हमें सिर्फ किताबी ज्ञान हमने दे दिया, एक पाठ पढ़ा दिया, दूसरा पाठ पढ़ा दिया, प्रश्न उत्तर करा दिए, या फिर जीवनियां करवा दी, कवि के बारे में बता दिया, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। हालांकि क्योंकि वो हमारा वो पाठ्य पुस्तक में जो है वो तो हमें करवाना ही है, लेकिन एक भाषा शिक्षक जो है उसका उद्देश्य जो है वो ये होना चाहिए कि वो छात्रों में स्वतंत्र रूप से तर्क करने का कौशल विकसित कर सके, व्यक्तिगत राय बनाने में सक्षम जो है वो अपने छात्रों को कर सके। आप देखिए, कला जो समेकित अधिगम है, उसे आप आधुनिक ज्ञानार्जन भी कह सकते हैं, मॉडर्न लर्निंग कह सकते हैं आप। ठीक है, आप देखिए, इसमें शैक्षिक जो वातावरण है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसे छात्र केंद्रित बनाकर पढ़ाया जाए। जब हम हिंदी भाषा का शिक्षण करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अध्यापक जो है वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। उसे चाइल्ड सेंटर्ड जो आप कहते हैं ना एजुकेशन जो सिस्टम है, उस तरह से छात्रों को जो है वो हिंदी भाषा का शिक्षण, सिर्फ हिंदी नहीं, अंग्रेजी भी जो भाषा है, भाषा का शिक्षण इस प्रकार से करना है। आप देखिए, भाषा शिक्षण में खेल कूद का विशेष महत्व रखना है। ये देखिए, सिर्फ भाषा शिक्षण ही नहीं, आप किसी और भी अगर विषय को पढ़ा रहे हैं उसमें भी, और साथ ही साथ भाषा के शिक्षण में भी खेल कूद को विशेष महत्व देंगे। और जैसा कि पहले हम कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो अब जो है इसे बदल दिया गया है। अब हम कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेल खेल में सीखते हैं जनाब। उसके बाद देखिए, अनुभव करने के बाद जो ज्ञान अर्जन है वो अधिक प्रभावशाली होता है। ये प्रायोगिक ज्ञान से आप समझ चुके हैं। स्वतंत्र रूप से सोचने व आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के अवसर देना हिंदी भाषा शिक्षक का कार्य है। देखिए, जो हिंदी भाषा शिक्षक हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को वाद विवाद जो है उसमें डाल सकते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण को हम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते हैं। हमारी नई शिक्षा नीति यही कहती है कि शिक्षकों, जो भाषा शिक्षक है, उन्हें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान तक जो है वही तक सीमित है और वही भाषा शिक्षण है। अभी आप में से बहुत से जो प्रतिभागी हैं, शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि मैम पढ़ाई से रिलेटेड तो कुछ नहीं बता रही। देखिए, ये भाषा शिक्षण ही है, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड ये नहीं है कि हमें लेटर लिखना कैसे सिखाना है, या हमें वाक्य लिखना कैसे सिखाना है।
वो हमारी पाठ्यचर्या है, वो तो हमें सिखाना ही है। लेकिन जब हम हिंदी भाषा के शिक्षण की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के जो शिक्षक हैं उनको छात्रों में आत्मविश्वास के साथ कार्य अवसर कराने की गतिविधियां जो हैं उन पर कार्य करना है। क्षमता का निर्माण और सिद्धांत को व्यवहार में मिला सकें उस तरह की गतिविधियां जो है हिंदी भाषा शिक्षण में करवानी है। स्वप्रेरणा अन्वेषण के लिए आधार पर जो है निर्धारित वो जो है भाषा शिक्षण करवाना है। आप देखिए कक्षा पहली से 12वीं तक जो है वो कला समेकित अधिगम पर जो है वो बल दिया गया है। विषयों के जो अध्यापक हैं, जो कला जो अध्यापक हैं उनसे मिलकर कार्य करें। आप देखिए जो हम हिंदी भाषी शिक्षक हैं, जब भी हम अपने किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कला समेकित गतिविधि कराएंगे, आर्ट इंटीग्रेटेड कोई अगर हम एक्टिविटी करवाते हैं तो हम कला अध्यापक जो हैं उनका सहयोग ले सकते हैं, हमें उनकी सहभागिता लेनी है और हमें हमारा कला समेकित शिक्षण का मूल जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है, जो है कि सभ्यता और संस्कृति की परिचर्चा। हमें अपनी भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है उसे अपनी कला समेकित गतिविधियों में इन्वॉल्व करना है, चाहे वो हिंदी भाषा का शिक्षण हो या वो किसी भी विषय का शिक्षण हो। जी 1 मिनट का समय दीजिए। आप देखिए हिंदी भाषा में कला एकीकरण के लिए हम किन गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार जो है वो कला समेकित परियोजनाएं जो है वो बनाई जाएंगी। कक्षा पहली से 8वीं में देखिए कला समेकित जो परियोजना है वो अंतर विषय होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। ये एक शिक्षा नीति से संबंधित बात है और जो उच्च कक्षाएं हैं उसमें जो है वो एक ही विषय से संबंधित होगी। आप देखिए हिंदी भाषा के शिक्षण में आप कौन कौन सी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज का यूज कर सकते हैं। देखिए कला प्रदर्शनी, रोल प्ले, वीडियो मेकिंग, फिल्म निर्माण, कविता या कहानी वाचन, नृत्य प्रदर्शन या पुनः प्रयोग में। देखिए आप इन सब गतिविधियों का आप जो है वो प्रयोग तो करेंगे ही भाषा शिक्षण में, लेकिन देखिए पुनः प्रयोग में आने वाले कचरे से कला भंडार बनाना, हम कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है गतिविधि है हिंदी भाषा शिक्षकों के लिए कि आप जो है अपने छात्रों को जब भी कोई पाठ संबंधित गतिविधि करवाएं तो पुनः प्रयोग में आने वाले कचरे से कला भंडार बनवाएं। क्ले मॉडलिंग आप करा सकते हैं, ऐतिहासिक यात्राएं ऑनलाइन करवा सकते हैं, गीत लिखने के लिए आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, जिसमें हमारी हिंदी भाषा जो है उसका विकास तो होगा ही, छात्र की अपनी योग्यता भी निखर कर आएगी। कोलाज बनवा सकते हैं आप, पोस्टर बनवा सकते हैं। लेकिन अब देखिए इन गतिविधियों को हिंदी भाषा में कैसे लिया जाए कि हिंदी भाषा का माध्यम रखकर इन गतिविधियों को पूरा करवाया जाए। और जब हम कला समेकित गतिविधियों के प्रयोग से हिंदी भाषा जो है वो बच्चों को सिखाते हैं तो जो बच्चे हैं वो बहुत अधिक रुचि लेकर सीखते हैं। आप देखिए जब कला समेकित गतिविधियां जब हम बनवाएं, ये हिंदी भाषा से भी संबंधित है और ये अलग विषयों में भी आप देख सकते हैं कि गतिविधि या जो आपका परियोजना कार्य है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दे, शिक्षार्थियों को अनुभव के अवसर प्रदान हो, गतिविधि जो है वो सहयोगात्मक तरीके से की जाए, छात्रों की समझ का निर्माण हो, रटंत्र प्रणाली का प्रयोग ना हो, शिक्षार्थी कुछ नया सीखे, कुछ नया सृजन करें, कला प्रपत्र अन्य विषयों से जुड़ा हो, तालमेल परस्पर मजबूत हो, गतिविधि परियोजना अवधारणा को सरल करती हो, गतिविधि या जो परियोजना है वो सामग्री आसानी से मिल जाए और शिक्षार्थी गतिविधि में उपयोग की जा रही कला से परिचित होने चाहिए। आप देखिए कला संबंधित जो हमारी गतिविधियां हैं
हम अब उनसे संबंधित आपको चित्र देख सकते हैं। जैसे ये छोटे बच्चों के लिए अगर आप पर्व करा रहे हैं, आपने जन्माष्टमी का पर्व लिया तो आप देखिए रोल प्ले करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप रंगों का नाम भी सिखा पाएंगे, पर्यावरण, आप देखिए नेचर, प्रकृति के बारे में बात कर पाएंगे, पीछे जो पौधे लगे हैं, अलग अलग रंगों की बात कर सकते हैं। ये सब हिंदी भाषा के शिक्षण में जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप देखिए जो नई शिक्षा नीति है उसने जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सीखने के प्रतिफल हैं, उन पर बहुत अधिक बल दिया है कि वो किस प्रकार जो है हम तय करें। देखिए सबसे पहले हमारे सीखने सिखाने के जो प्रतिफल हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो विद्यार्थी है वो अगले स्तर की आवश्यकता अनुसार हिंदी सीख पाए, भाषा कौशलों का विकास हो पाए, अन्य पाठ्यक्रमों के साथ अंतर संबंध स्थापित किया जा सके, दैनिक व्यवहार, आवेदन पत्र या प्राथमिकी दर्ज कराने में छात्र सक्षम हो पाए, भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों में संबंध स्थापित कर पाए, हिंदी में दक्षता को अन्य भाषा के विकास में प्रयोग कर सके, स्वतंत्र अभिव्यक्ति में सक्षम हो, विद्यार्थी अगले स्तर की आवश्यकता अनुसार जो है वो अपने ज्ञान को बढ़ा पाए, भाषा, उसके बाद देखिए अगला है भाषा और साहित्य के रचनात्मक प्रयोग के प्रति बच्चों की रुचि जागृत हो, साहित्य के विभिन्न विधाओं के मध्य जो संबंध है या जो उनमें अंतर है, छात्र उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि डिफरेंस कर पाए, अर्थपूर्ण विश्लेषण या तर्क की क्षमता कर पाए, सामाजिक रूढ़ियों की भाषिक अभिव्यक्ति के प्रति सजगता एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो पाए, संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी की प्रवृत्ति से छात्र अवगत हो और उन्हें नए नए तरीकों से प्रयोग करने की क्षमता का उनमें विकास हो पाए, मतभेद, विरोध और टकराव की परिस्थितियों में भाषा का संवेदनशील और तर्कपूर्ण जो प्रयोग है, शांतिपूर्ण संवाद है, उसकी क्षमता का विकास हो। देखिए ये जो आखिरी पॉइंट है, ये जो आखिरी पॉइंट मैंने कहा, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि मतभेद, विरोध या टकराव की परिस्थिति आ जाती है तो ये भाषा शिक्षक का कार्य है कि उसने अपने छात्रों को किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना सिखाया, वो कितने उचित स्तर पर भाषा के शब्दों का प्रयोग करना सिखा पाया कि छात्र संवेदनशीलता से, तर्कपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता से किस प्रकार जो है वार्तालाप को आगे बढ़ा पाए। उसके बाद देखिए भाषा की समावेशी, ऐतिहासिक, बहुभाषिक प्रकृति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का विकास जो है वो हो पाए, शारीरिक और अन्य प्रकार की चुनौतियों का सामना करने वाले विद्यार्थी, जो कि जिन बच्चों को विशेष जरूरतें होती हैं, जिन छात्रों की, उनकी क्षमताओं का विकास, उनकी अपनी विशिष्ट गति और प्रतिभा की पहचान जो है उन्हें हम करा पाए, ये भाषा शिक्षक का काम है। भाषा साहित्य की बारीकियों का ज्ञान हो, जैसे शब्द भंडार जो है हम उसे बढ़ा पाए, बच्चों को वाक्य संरचना सिखा पाए, शैली संरचना और मौलिकता आदि का बच्चों में ज्ञान जो है वो दे पाए, अपने अनुभवों और कल्पनाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कर पाए। भाषा शिक्षक का ही ये कार्य होता है कि वो अपने छात्रों को अपनी कल्पना के अनुसार, छात्र की जो कल्पना है, उसका जो अनुभव है, उसे एक सशक्त भाषा जो है, सशक्त भाषा के शब्दों में उसको जो है अभिव्यक्ति जो है उसकी वो कर पाए। तो चलिए देखिए ये तो थे हमारे आज की जो चर्चा का विषय था। आप यदि आपका कोई संशय हो तो आप अपने संशय जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को जो है अनम्यूट कर दूं, मैं स्क्रीन शेयर जो है वो बंद कर दूं और आप सभी को जी 1 मिनट, मैं आपका चैट बॉक्स पढ़ पा रही हूँ जी।
मैम ये एक आप में से किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि जो दूसरी भाषा है, जैसे मैंने पहली, दूसरी और तीसरी भाषा की बात की, तो जो दूसरी भाषा है वो अंग्रेजी अगर रखी जा सकती है, तो व्हाट कुड बी द थर्ड मॉडर्न लैंग्वेज? कैन इट बी संस्कृत और पंजाबी? आपने ये लिखा है कि क्या वो संस्कृत और पंजाबी हो सकती है, फ्रेंच और जर्मन हो सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। और देखिए नई शिक्षा नीति, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि नई शिक्षा नीति में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको किसी एक भाषा को पछाड़ना है। देखिए दो भाषाएं जो है वो भारत मूल की भाषाएं होनी चाहिए, वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। और तीसरी भाषा जो राज्य वो कौन सी भाषा रखना चाहता है, वो बिल्कुल उनका अपना फैसला है, उनका अपना निर्णय है। जो केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य पर अपनी मर्जी से किसी भी भाषा को थोपना नहीं चाहती है।